हेलो एवरीवन। इन दिस पर्टिकुलर वीडियो हम लोग ये देखेंगे कि घटना चक्र के नोट्स शॉर्ट फॉर्म में कैसे बनाने हैं ताकि हम प्रीलिम्स के पहले उसका मल्टीपल रिविजन्स कर सकें। ठीक है। तो इस वीडियो में कुछ बातें देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे नोट मेकिंग का माइंडसेट क्या होता है ना। एक जो आपको क्वेश्चन घटना चक्र में दिया होता है उसके नीचे सॉल्यूशन दिया होता है। मैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करके उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन से क्या एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ अपने नोट्स में, वो उसका माइंडसेट समझेंगे कि हमको किस लैंग्वेज में उसको लिखना है ना, कैसे शॉर्ट शॉर्ट कीवर्ड्स लिखने हैं ताकि वो मुझे समझ में आ जाए और अल्टीमेटली मैं प्रीलिम्स से पहले उसको मल्टीपल रिवीजन कर सकूं। अल्टीमेटली टारगेट ये है, क्योंकि जो हमारा प्रीलिम्स का पेपर है उसमें एटलीस्ट आपको 40 to 50 क्वेश्चंस यू विल फाइंड रिपीटेड, है ना। आई एम नॉट टेलिंग कि वो एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड रिपीटेड होगा, बट आपको ये दिख जाएगा कि आपने ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं किया हुआ है घटना चक्र में। ठीक है। यू विल बी एबल टू रिकॉल, यू विल बी एबल टू एलिमिनेट, है ना। ठीक है, इन द एक्चुअल एग्जाम। तो ये 69 के पेपर का जो मैंने एनालिसिस किया हुआ है यूट्यूब के वीडियो पे, वो आप देखेंगे, आपको वहां पर समझ में आ जाएगा कि कितना रिपीटेड है और कितना नहीं है। सो प्रायोरिटी जो घटना चक्र है, जो प्रायोरिटी पे हमको रखना है वो है हिस्ट्री का घटना चक्र। इसमें भी मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है, मॉडर्न और एंशियंट साइंस। अगेन साइंस इज फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो और बाकी जो भी टेक्नोलॉजी के एस्पेक्ट्स हैं। और इसमें स्पेशली जो यूपीएससी के प्रीलिम्स के पीवाईक्यूज हैं, अगर 69 का हम पेपर देखें तो इसमें एटलीस्ट 3 to 4 क्वेश्चंस वर रिपीटेड डायरेक्टली फ्रॉम दिस पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ यूपीएससी। तो अगर हम घटना चक्र सॉल्व करेंगे तो हमको सारे कंसेप्ट जो भी पूछे गए हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में आज तक, लाइक इन द हिस्ट्री ऑफ दीज एग्जाम्स, यूपीएससी यूपीपीसीएस, है ना, और भी जो स्टेट पीसीएस है, बिहार पीसीएस, यू हैव अ कंपाइलेशन ऑफ दीज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इन घटना चक्र। ठीक है। अब हम इस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, इनके क्या करेंगे, शॉर्ट नोट्स बनाएंगे 40 से 50 पन्ने या 60, लाइक आई विल शो यू कि कैसे बनाना है ना। सबका थोड़ा 10-20 पन्ना ऊपर नीचे वेरी कर सकता है। But again, if you make these crisp notes of these three topics, I can guarantee you that आप 50 क्वेश्चंस तो you will be able to easily solve। जब आप एग्जाम पेपर दे के आओगे आप बोलोगे, यू विल हियर कि ना, लोग बोलते हैं कि अरे ये तो रिपीटेड क्वेश्चन था, ये तो रिपीटेड क्वेश्चन था। बट मेनी ऑफ यू विल फील दैट अरे हाँ ये तो सुना हुआ लग रहा है लेकिन एग्जाम में याद नहीं आया। तो उसका सॉल्यूशन क्या है कि जब हम अभी हमारे पास टाइम है, एक्चुअली हमारे पास 3 महीना 10 दिन के आसपास है। ठीक है। तो अगर हम इन 3 घटना चक्र को भी अच्छे से पढ़ लें और इनके शॉर्ट नोट्स बना लें तो हमारा काम बन सकता है। मैं आपको शॉर्टकट नहीं बोलूंगा कि आप किसी के वन लाइनर पढ़ लो, है ना। देर आर सर्टन वन लाइनर्स ऑल्सो इन द मार्केट। तो मैं ये नहीं बोलूंगा आपको वन लाइनर पढ़ना है। क्यों? क्योंकि आप वन लाइनर जब पढ़ोगे तो आप सिर्फ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन को ग्रैब करोगे, है ना। आपने वन लाइनर का पीडीएफ पढ़ लिया, आपको फैक्चुअल वो इमरजेंसी सिचुएशन के लिए ठीक है, लेकिन अभी हमारे पास टाइम है तो हम सॉल्व करेंगे, एक एमसीक्यू का अपना एप्टीट्यूड डेवलप करेंगे यहाँ से। ठीक है। और ये एमसीक्यू का एप्टीट्यूड जो आप डेवलप करोगे, इसके लिए बेस्ट सोर्स क्या है? आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का कंपाइलेशन क्या है? घटना चक्र। बेसिकली सिंपल सी बात ये है। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि इसके बाद हम देखेंगे कि लाइक घटना चक्र सॉल्व करने का बेनिफिट क्या होगा ना। बेनिफिट क्या होगा अगर हम इसके शॉर्ट नोट्स बना लें? क्विक एंड मल्टीपल रिविजन। आप प्रीलिम्स के पहले अगर आपके पास ये हिस्ट्री की करीब 600 पन्ने की किताब है, अगर आपके पास इसका 50 50, मैं मैक्सिमम बोल रहा हूँ, 100 पन्ने के अगर आपके पास नोट्स हैं तो इट विल बी वेरी इजी टू रिवाइज द कंप्लीट हिस्ट्री, ऑल द फैक्ट्स, है ना, इन 1 डे, है ना, इन 1 डे। तो आखिरी के 15 दिन में जो आपका रिवीजन पैटर्न होगा वो सोनली बेस्ड ऑन दीज थिंग्स होगा। लाइक जो आपके स्टैंडर्ड सोर्सेज आप पढ़ते हैं ना, जो बेस नोट्स मैंने यहाँ लिखा है, और जो घटना चक्र के नोट्स आपने बनाए हैं, दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट टू क्लियर प्रीलिम्स। आपको कोई 150 का 150 क्वेश्चन सही करके नहीं आना, लेकिन जो प्रेडिक्टेबल चीजें हैं ना, जो प्रेडिक्टेबल चीजें, और बेस्ट प्रेडिक्टेबल क्या कह सकते हैं कि हम पीवाईक्यू को सॉल्व करें। सो इट विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रिविजन, है ना, क्विक एंड मल्टीपल रिविजन बिफोर प्रीलिम्स। फिर एक और चीज देखेंगे कि ये एक्टिव रिकॉल में आपको कैसे हेल्प करेगा, है ना। इसमें हम रिवीजन स्ट्रैटेजी देखेंगे कि आप जो इस घटना चक्र के आप नोट्स बनाओगे अभी से, जब प्रैक्टिस करोगे और नोट्स बनाओगे, इसको एक्टिव रिकॉल कैसे करना है हर अगले दिन, है ना। मैंने बाकी लोगों को बताया हुआ है जो मेंटरशिप में है। बाकी विल सी कि आपने अगर लेट से कि 100 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं एक दिन में और उसके नोट्स बनाए आपने 2-4 पन्ने के, तो आप अगले दिन जब प्रिपेयर, लाइक
वेन एवर यू स्टार्ट स्टडिंग द नेक्स्ट डे यू विल मेक एन एक्टिव रिकॉल ऑफ वो अपना क्रिस्प वाला नोट्स, है ना। इससे क्या फायदा होगा कि चीजें आपके दिमाग में सेटल होती जाएंगी, जो चीजें आपको नहीं याद आ रही हैं, जो चीजें आप भूल रहे हो, दैट यू विल एक्टिवली रिकॉल, और आप वापस से उस क्वेश्चन को जाके देखोगे या उस कंसेप्ट को वापस से जाके देखोगे, यू विल बी एबल टू रिमेंबर थिंग्स, रिमेंबर फैक्ट्स। बहुत लोगों के साथ दिक्कत होती है कि इतने सारे फैक्ट्स हैं सर, कैसे याद रहेगा ना। तो उसका सॉल्यूशन यही है कि जब आप नोट्स बनाओगे, इसका हम एवरी डे बेसिस पे, एवरी वीकली बेसिस पे हम इसका रिवीजन करेंगे ना। जब आप इसके नोट्स कंसाइज कर लोगे 100 पन्ने में, फाइनली मैं बोल रहा हूँ, लेट से कि आज मैंने 10 पन्ने का नोट बनाया है ना, आज मैंने 10 पन्ने के नोट्स बनाए, एटलीस्ट 200-300 क्वेश्चन सॉल्व किए, जितना भी किया है ना, 10 पन्ने के नोट्स बनाए। अब मैं कल जब सुबह बैठूंगा इसको पढ़ने वापस से, तो आई विल रिवाइज दिस 10 पेजेस। मेरा ये बेसिकली कंसेप्ट का कंसोलिडेशन होगा, है ना, थ्रू एक्टिव रिकॉल। मैं इस नोट्स को लेके बैठूंगा और मैं रिकॉल करूंगा सारे फैक्ट्स। आई विल शो यू कैसे करेंगे। दूसरी बात कि ये इंटरलिंकेज डेवलप करने में बहुत हेल्प करेगा आपको, है ना, टॉपिक्स के बीच में इंटरलिंकेज डेवलप करने में बहुत हेल्प करेगा। इससे आपको एलिमिनेशन में फायदा होगा ना, यू विल बी बेटर एट हैंडलिंग द एलिमिनेशन टैक्टिक्स, है ना। ये आपको स्मार्ट स्ट्रेटेजीज आपको सिखाएगा, बिकॉज इसमें बहुत सारे वेरिएशंस के क्वेश्चन मिलेंगे आपको ना। कोई यूपीएससी का क्वेश्चन पूछा हुआ है, कोई यूपीपीसीएस का क्वेश्चन पूछा हुआ है ना, सेम कंसेप्ट पे मैं यहाँ पर दिखाऊंगा आपको, है ना। तो दिस विल हेल्प इन डेवलपिंग एन इंटरलिंकेज, और इंटरलिंकेज डेवलप हो गया तो आपको वहां पर एलिमिनेशन में बहुत हेल्प मिलेगी। क्लियर। सो उसके बाद देखेंगे कि स्टैंडर्ड सोर्सेज, है ना। स्टैंडर्ड सोर्सेज जो मैंने बेसिकली आप लोग को सबको बताया हुआ है, स्टैंडर्ड सोर्सेज हर सब्जेक्ट के लिए क्या है, वो उस पर हमको कमांड लेना है। अल्टीमेटली हमारा आइडिया ये है प्रीलिम्स निकालने के लिए, कि जो स्टैंडर्ड सोर्सेज हैं, जो बेसिक किताबें हैं, प्लस ये घटना चक्र के जो प्रायोरिटी एनसीईआरटी ये घटना चक्र हैं, इन पे हम क्या करेंगे, कमांड लेंगे बिफोर लाइक इन द नेक्स्ट कमिंग 1 to 2 months, एंड देन विल सॉल्व सम टेस्ट सीरीज। अभी से हमको टेस्ट सीरीज के पीछे नहीं भागना है ना, डोंट रन आफ्टर टेस्ट सीरीज नाउ, है ना। ऐसा नहीं कि अभी से आप, है ना, 10 जगह का कलेक्शन ले लो, भले कलेक्शन करके रखो वो अलग बात है, लेकिन ऐसा मत करना कि अभी आप अपना जो इम्पोर्टेंट टाइम है, अभी का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट के कंसोलिडेशन के लिए और बेसिक चीज़ों से गुजरने के लिए। अभी आप टेस्ट सीरीज के पीछे परेशान हो गए तो आपका स्कोर भी कम आएगा, है ना। यू विल बी लाइक, आपका जो माइंडसेट है वो निगेटिव होता चला जाएगा। उससे अच्छा है कि हम जो स्टैंडर्ड चीज़ें हैं, पीवाईक्यूज हैं और बेसिक किताबें हैं, उनको पहले खत्म करें, एंड देन विल सी कि टेस्ट सीरीज को कैसे अटेम्प्ट करना है। दैट आई विल टेल द स्ट्रैटेजी व्हेन इट विल कम। ठीक है। तो इस वीडियो में पर्टिकुलरली हम 2 सब्जेक्ट्स को लेंगे। सबसे पहला हम साइंस को ले रहे हैं, है ना। दिस इज आई एम पुटिंग दिस एज अ सैम्पल, है ना, कि सैम्पल नोट्स कैसे बनाने हैं। ये है घटना चक्र। सो दिस इज माय घटना चक्र, और मैंने कैसे नोट्स बनाया था इसका मैं इसको दिखाऊंगा एक एक क्वेश्चन को पिकअप करके, है ना। ये साइंस का क्वेश्चन है, और ये दिस चैप्टर इज सर्कुलेटरी सिस्टम बायोलॉजी। एक बार आप लोग लिख लो, है ना, दिस चैप्टर इज सर्कुलेटरी सिस्टम, ताकि आपको बाद में मैच करने में आसानी हो। सर्कुलेटरी सिस्टम है, और ये साइंस की घटना चक्र है, और पोर्शन है आपका, जो सब्जेक्ट है वो बायो है। ठीक है। तो आपको जब दोबारा आप जब वीडियो देखोगे, या जब प्रैक्टिस करने के लिए आप देखोगे वापस से इस वीडियो को, तो यू गो टू द घटना चक्र, साइंस का घटना चक्र, एंड उसमें बायोलॉजी का सेक्शन है, और बायोलॉजी में सर्कुलेटरी सिस्टम नाम का चैप्टर है। उस उसके क्वेश्चंस को हम यहाँ पर देख रहे हैं, और उसके यहाँ पर करस्पॉन्डिंग नोट्स को हम यहाँ देखेंगे कि कैसे शॉर्ट में नोट्स बनाना है। ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर क्या है। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, हम देखते हैं यहाँ पर। हाउ मेनी टाइम्स अ हेल्दी पर्सन्स एवरेज हार्ट बीट्स इन अ मिनट। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आपने यहाँ ऑप्शन देखा, ठीक है। आपको अभी फैक्ट बहुत लोगों को नहीं पता होगा, है ना, या जिन्होंने पढ़ा है बेसिक एनसीईआरटी उनको पता होगा ये ना, वहां पर भी दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमने ऑप्शन देखा सी, है ना, 72। अब 72 देख लिया, ठीक है। अब हम यहाँ एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे, तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन क्या पढ़ रहे हैं। हार्ट रेट इज द स्पीड ऑफ द हार्ट बीट्स मेजर्ड बाय द नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट। ठीक है। मेजर्ड हार्ट रेट को कैसे मेजर करते हैं, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट। हम ना इसको इस चीज को एलिमिनेट कर दिया। हार्ट रेट का सिंपल सा क्या मतलब है, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट। ठीक है। और ये क्या बता रहा है, स्पीड ऑफ हार्ट बीट। तो ऑब्वियसली स्पीड ऑफ हार्ट बीट तो सबको पता ही है ना। अगर ये ऑप्शन आ गया कि हार्ट रेट रिप्रेजेंट स्पीड ऑफ द हार्ट बीट, ये सबको पता है कि हार्ट दिल धड़कता है ना, उसको हार्ट रेट कहते हैं, है ना। लेकिन ये नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्शंस इज इंपॉर्टेंट। तो हार्ट रेट रिप्रेजेंट्स व्हाट, इज मेजर्ड बाय द नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट, है ना। टिपिकली बीट्स पर मिनट, बीपीएम। इसको हम क्या कहेंगे, बीट्स पर। हार्ट हार्ट रेट को और क्या किस नाम से जानते हैं, बीट्स पर मिनट।
आर हार्ट बीट्स अबाउट, है ना, अब ये चीज मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है ना, आर हार्ट बीट्स अबाउट 72 to 75 टाइम्स अ मिनट, ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अंडर नॉर्मल कंडीशंस। तो नॉर्मल अगर आप हो तो 72 से 75 टाइम्स आपका 1 मिनट में हार्ट बीट करता है, ठीक है। ड्यूरिंग स्लीप अ स्लो हार्ट बीट रेट अराउंड 40 to 50 BPM बीट्स पर मिनट इज कॉमन। तो यहाँ पर ये लाइन क्या कह रही है कि स्लीप जब हम करते हैं, जब हम सोते हैं, तो हार्ट बीट हमारा क्या हो जाता है, कम हो जाता है, 40 से 50 हो जाता है। नॉर्मल कितना है, 72 से 75, है ना। जब हम सो रहे होते हैं तो रिलैक्सेशन मोड में रहते हैं तो 40 to 50, ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से 3-4 फैक्ट मिल गए, मैं आगे आपको दिखाऊंगा कि मैंने उसको कैसे शॉर्ट फॉर्म में पॉइंटर्स में लिखा है। अब अगली लाइन पढ़ते हैं, द कार्डियक साइकिल रिफर्स, अब कार्डियक साइकिल के बारे में बता रहे हैं ना, कार्डियक साइकिल रिफर्स टू अ कंप्लीट हार्ट बीट फ्रॉम इट्स जनरेशन टू द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट बीट, ठीक है। एक साइकिल है, कार्डियक साइकिल है, वो कहाँ से कहाँ शुरू करता है, हार्ट बीट, पहला हार्ट बीट शुरू होने से शुरू होता है और नेक्स्ट के शुरू होने से, तो ये एक साइकिल कार्डियक साइकिल कहलाता है ना। दिस फ्रीक्वेंसी, अब जो ये कार्डियक साइकिल है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द कार्डियक साइकिल इज डिस्क्राइब बाय द हार्ट रेट और, क्लियर। तो यहाँ जो कार्डियक साइकिल है, जो हमारा एक बार हार्ट बीट करना स्टार्ट किया, देन इट वंस अगेन स्टार्ट्स, इस दो पीरियड के बीच में जो प्रोसेस होता है उसको कार्डियक साइकिल कहते हैं। और ये फ्रीक्वेंसी जो कार्डियक साइकिल की है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ, है ना, नंबर ऑफ, लाइक फ्रीक्वेंसी कैसे मेजर करते हैं, ये हमारा कोई वेव होता है, तो नंबर ऑफ साइकिल्स पर मिनट या नंबर ऑफ साइकिल्स पर यूनिट टाइम, इसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो कार्डियक साइकिल है, देर इज समथिंग हार्ट बीट हो रहा है ना, दिस काइंड ऑफ पैटर्न यू माइट हैव सीन ईसीजी, है ना। तो यहां पर से जो फ्रीक्वेंसी आएगी ना पर मिनट, कितनी कितनी बार ये साइकिल चला, दैट इज कॉल्ड एज हार्ट रेट और बीपीएम, ठीक है। अब इतने से फैक्ट को जब मैं पढ़ लिया मैंने, तो मैं इसको कैसे कंसाइज करूंगा, देखो, हार्ट रेट ऑफ हेल्दी ह्यूमन लिखा मैंने, सिंपल सा फैक्ट, 72 टू जो भी है 75, है ना। स्लीप स्लो 40 से 50। अब ये बिल्कुल रफ नोट्स है, जब मैं पढ़ रहा हूँ, जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, तभी मैं एक बार में ही दिमाग लगा के मैं ये नोट्स भी बना रहा हूँ साइड में, मेरे पास ये नोट्स, लाइक ये पेपर था साइड में रफ, है ना। आपको आपके नोट्स आपको समझ में आने चाहिए, जरूरी नहीं है कि वो सबको समझ में आए और बहुत अच्छा दिखने में हो, है ना। तो आपको टाइम का बेस्ट यूटिलाइज करना है, जब आप सॉल्व कर रहे हो, आपने कोई कंसेप्ट सीखा या कोई चीज इंपॉर्टेंट उससे एक्सट्रैक्ट की, तो आप अपने एक नोटबुक लेके साथ में बैठोगे, या जैसे A4 शीट मैंने रखा था, है ना, वहां पर सिंपल सर्कुलेटिंग सिस्टम पहला, अब क्वेश्चन नंबर के हिसाब से नहीं करना हो तो वैसे कर लो, वरना क्वेश्चन नंबर की जरूरत नहीं है ना, सिंपल सा एक एक क्वेश्चन उठाएंगे, फैक्ट्स को यहाँ पर इंक्लूड करते चले जाएंगे। हार्ट रेट ऑफ हेल्दी ह्यूमन, एक फैक्ट लिखा, दूसरा फैक्ट लिखा, है ना। मेजर्ड बाय हार्ट रेट, मैंने वहां पर पढ़ा था, मेजर्ड बाय नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्शंस, है ना। हार्ट रेट क्या रिप्रेजेंट करता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ कार्डियक साइकिल, हार्ट रेट को क्या कहते हैं, बीपीएम, है ना। हार्ट रेस्ट बिटवीन टू बीट्स, है ना, ये भी लिखा कि हार्ट आराम कब करता है, दो बीट्स के बीच में, अगला क्वेश्चन वही था, ठीक है। हार्ट बीट क्या है, अ कॉन्ट्रैक्शन प्लस रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट मसल्स, है ना। हार्ट बीट जो बोलते हैं वो किस किस चीज का कॉम्बिनेशन होता है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट मसल्स। जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो क्या होता है, पंप्स ब्लड थ्रू ब्लड वेसल, है ना। जब रिलैक्सेशन होता है हार्ट मसल्स का तो क्या होता है, ड्रॉज ब्लड इन, तो ब्लड को अंदर खींचता है, ठीक है। ये बेसिकली ये दो फैक्ट्स जो मैंने एक्स्ट्रा बताए, ये अगले क्वेश्चंस में, ठीक है। यहाँ देखो, व्हेन डज अ हार्ट रेस्ट, ठीक है, व्हेन हार्ट रिलैक्सेस, ये मैंने ये फैक्ट भी, चूंकि ये हार्ट से रिलेटेड है तो मैंने यहीं पे इसी जगह लिख लिया, ठीक है। यहाँ पर मेरा कुल मिला के इतना छोटे से स्पेस में मैंने इतने सारे फैक्ट्स को लिख लिया हार्ट रेट के बारे में। इससे ज्यादा आज तक किसी एग्जाम में हार्ट रेट के बारे में कुछ नहीं पूछा गया है, तो मेरे पास इतने सारे फैक्ट्स हैं, तो मैं वहां पर या तो इससे रिलेवेंट कुछ आएगा, है ना, इसी में घुमा फिरा के कुछ स्टेटमेंट बनाया जाएगा, या तो कुछ ऑप्शन ऐसा रहेगा या क्वेश्चन कोई ऐसा रहेगा जैसे मल्टीपल स्टेटमेंट रहेगा, उसमें यू कैन ऑलवेज एलिमिनेट द ऑप्शन बेस्ड ऑन योर नॉलेज, ठीक है। अब यहाँ पर हार्ट, है ना, 4 चेम्बर, है ना, ह्यूमंस में होता है, मैमल्स में होता है, बर्ड्स में होता है, ये फैक्ट भी वहां लिखा हुआ है ना, कि 4 चैम्बर हार्ट किसका होता है, पूछता है ना। अगर आप थोड़ा पीछे जाके पेपर्स देखोगे तो आपको दिख जाएगा कि ना, पूछ रहा है 4 चैम्बर हार्ट किसका होता है, 3 चैम्बर हार्ट किसका होता है ना। तो इस तरह की चीजें भी नोट करने लायक होती है ना, तो यू मस्ट नोट दिस फोर्स। हार्ट क्या है हमारा, 4 चैम्बर हार्ट है। 4 चैम्बर हार्ट किस किस में होता है, ह्यूमंस में, मैमल्स में, बर्ड में, है ना। 4 चैम्बर में क्या होता है, अपर होता है, लोअर होता है, लोअर में भी, है ना, LR, है ना, एट्रिया, और LR लेफ्ट राइट वेंट्रिकल्स, लेफ्ट राइट एट्रिया, ठीक है। अब ये लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट
क्या वेंट्रिकल्स क्या कहलाता है, लेफ्ट हार्ट, राइट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल क्या कहलाता है, राइट हार्ट। कुल मिला के इतना सा क्या हो गया, हमारा पूरा हार्ट का जो मैप है वो आपको समझ में आ गया। ठीक है। हेल्दी हार्ट ब्लड फ्लोज, है ना, वन वे। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ना हेल्दी हार्ट ब्लड, देखो यहाँ पर, हाँ जी, है ना, देखो मैंने इतने सारे क्वेश्चंस सॉल्व कर लिए और मेरा अभी आधा मतलब लाइक थोड़ा सा स्पेस यूज हुआ है नोट्स में। यहीं कहीं पे मिल जाएगा आपको वो हेल्दी हार्ट वाला। ठीक है, एग्जैक्टली मुझे दिख नहीं रहा, बट व्हेन यू विल सॉल्व यू विल फाइंड दिस थिंग। एंड देखो, इन अ हेल्दी हार्ट द ब्लड फ्लोज वन वे थ्रू द हार्ट ड्यू टू हीट हार्ट वॉल्स विच प्रिवेंट्स बैक फ्लो। ठीक है, ये कितना इंपॉर्टेंट फैक्ट है ना। इन अ हेल्दी हार्ट अगर वहां ऑप्शन दे देगा कि ब्लड फ्लोज थ्रू वन वे टू वे, है ना, ये चीजें आपको लाइक ऐसे कहीं भी नहीं मिलेगी ना। यू मस्ट रीड दीज थिंग्स वेरी केयरफुली एंड नोट दीज थिंग्स, है ना। हेल्दी हार्ट में क्या है, ब्लड फ्लोज वन वे, है ना। ये जो भी आपको डायग्राम के फॉर्म में बनाना है, आप अपनी समझ के हिसाब से इस चीज को लिख सकते हो। और सब कुछ देखो मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ ना, हार्ट से रिलेटेड जो भी है बेसिकली इतना इतना इतने स्पेस में कवर हो गया। अब ये तो पूरा पूरे पेज का देखो कितना सा स्पेस है, और उसमें एक पेज लगभग मेरा कंटेंट आ गया जो शॉर्ट नोट्स है। इसके बाद मेरे को ये चीज़ देखनी ही नहीं है कभी। एक बार जब मैंने इसको कर लिया, इसके बाद मेरे को कुछ नहीं करना है इसमें। क्लियर। सो सिमिलरली, है ना, सिमिलरली आपको अपने भी नोट्स बनाने हैं, है ना। और नोट्स आपको कैसे बनाने हैं, किसी को समझाना नहीं है ना, आपको समझ में आना चाहिए। रिवीजन पर्पस के लिए, है ना, उसमें बहुत अच्छा दिखे, है ना, बहुत हैंडराइटिंग अच्छी हो, नहीं चाहिए हमको। हमको बिल्कुल ऐसा चाहिए कि मेरे को एग्जाम से पहले अगर रिवाइज करना है क्विकली, तो मेरे पास एक शॉर्ट नोट्स इसके होने चाहिए जिसको मैं 5-6 बार पढ़ लूँ, और इससे अगर कोई भी फैक्ट आ रहा है वो मेरा गलत ना हो। इसी को कहते हैं कमांड ओवर स्टैटिक, है ना। कमांड ओवर स्टैटिक, और स्टैटिक वाला मैं अभी दिखाता हूँ। कमांड ओवर स्टैटिक किताबें और कमांड ओवर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, है ना, ऐसे ये यही लोग करते हैं। और जो भी टॉपर्स आपको सजेस्ट करते हैं ना, आपने बहुत टॉपर्स के मुंह से सुना होगा कि घटना चक्र को घोट जाओ, है ना, घटना चक्र को घोट जाओ। बट आपको नोट्स कैसे बनाना है, आई एम टीचिंग यू दिस, है ना। वो सब बोलते हैं ना, सबने कर रखा है ना, जिनका भी निकला है एटलीस्ट जिनको मैं जानता हूँ और मेरा खुद का, like I have cleared 5 prelims back to back using these things, है ना, standard text and this plus current affairs का एक दो sources। ठीक है, I have cleared 5 prelims back to back, so I can guarantee you कि this method will work, है ना। और ये आपका बहुत बोझ हल्का कर देगा प्रीलिम्स के पहले ना। आप 10 मतलब कम से कम 2-3 हजार पेज की आप घटना चक्र को आप रिवाइज नहीं कर सकते, है ना, प्लस स्टैंडर्ड बुक्स प्लस एनसीईआरटी, यू कैन नॉट रिवाइज, आप लास्ट में कंफ्यूज हो जाओगे। तो अल्टीमेटली हमारा एम क्या होना चाहिए कि जो भी स्टैंडर्ड चीजें हैं, जो स्टैंडर्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको हम सॉल्व कर लें। जो आपको लगता है कि आपको आ रही है, जो आपको पहले से पता है, उसको आप भले ना नोट करो, लेकिन जो आपको लगता है कि हाँ इंपॉर्टेंट है, मेरे को नहीं याद होगा, मेरे को रिवाइज करना पड़ेगा, आप उस चीज को नोट कर लो। अब जैसे मैं यहाँ एक चीज दिखा देता हूँ ना, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन से रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चन है। तो मैंने क्या लिखा, रेड कलर्ड एफई मतलब आयरन, है ना, आयरन को छोटे में क्या लिखते हैं, एफई, आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन, है ना। ये रेड कलर का क्यों क्यों है, क्योंकि आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन। तो अगर आपसे ऑप्शन में पूछेगा कि हीमोग्लोबिन क्या है, सिंपल प्रोटीन है, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है ना, ऐसे 3-4 ऑप्शन करके पूछा हुआ है पहले भी, तो यू नो कि क्या है, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन इन द आरबीसी, इन द रेड ब्लड सेल। ठीक है। हेल्दी इंडिविजुअल में कितना होगा, 12 से 16 ग्राम इन 100 ml ब्लड, 100 ml खून लेंगे बस, इतना सा फैक्ट मिलने का। हिंदी हेल्दी इंडिविजुअल में कितना प्रेजेंस रहता है इसका, 12 से 16 ग्राम इन 100 ml ब्लड। हीमोग्लोबिन का पीएच क्या होता है, पीएच इज 7.1 to 7.4, स्लाइटली एल्कलाइन। ठीक है, ये पीएच जब आप पढ़ोगे कंसेप्ट आपको समझ में आएगा कि एल्कलाइन क्या होता है और एसिड क्या होता है। हीमोग्लोबिन डज नॉट प्रोवाइड इम्यूनिटी अगेंस्ट डिजीजेस। ठीक है, डब्ल्यूबीसी प्रोवाइड करता है इम्यूनिटी अगेंस्ट डिजीजेस। ठीक है, तो यहाँ पर ये फैक्ट दिया हुआ है, किसी क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो मैंने यहाँ पर नोट कर लिया कि डज नॉट प्रोवाइड्स इम्यूनिटी अगेंस्ट डिजीज, बस इतना सा काम है, आगे बढ़े। सिमिलरली हम बाकी सेम 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 अप्रोच रखेंगे, बाकी सबको भी हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। एक और एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये वाला है कौन सा लीवर है ना, ये कौन सा सिस्टम है, एक सेकंड, ये एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, एक एक्सक्रीटरी सिस्टम का भी क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है,
विच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन ऑर्गन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ अल्कोहल, है ना। अब यहाँ पर ये नहीं देखना है कि ये इतना पुराना क्वेश्चन है, ठीक है। अब मैं आपको अभी हिस्ट्री का एक क्वेश्चन बोलूंगा, साराबंदी मूवमेंट करके एक क्वेश्चन आया था। साराबंदी मूवमेंट क्या है, साराबंदी मूवमेंट कौन लीडर वाज लेड बाय होम, है ना। ये क्वेश्चन 1997 में यूपीएससी में पूछा गया था, और दिस वाज आस्क्ड इन लाइक अभी 66 में पूछा गया था बीपीएससी में, साराबंदी मूवमेंट क्या होता है। तो ये आप इस चीज में नहीं रहना कि ये बहुत पुराना क्वेश्चन है तो ये नहीं आ सकता ना। मेरे को बस जितने भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आई नीड टू बी वेरी श्योर अबाउट दैट थिंग। तो यहाँ पर डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ अल्कोहल की बात कर रहा है, तो ऑब्वियसली लंग नहीं करेगा, है ना। यू माइट बी कंफ्यूज बिटवीन किडनी एंड लिवर, जो लोग नए हैं उनको ये लगेगा लंग्स तो होगा नहीं, हार्ट होगा नहीं, दो एलिमिनेट कर दिया, और यहाँ पर लिवर है और किडनी है, ठीक है। लेकिन आंसर क्या है, लिवर। अब यहाँ पर आंसर का सॉल्यूशन पढ़ेंगे, लिवर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द, ये तो लाइन क्लियर है। लिवर डिटॉक्सिफाइज हार्मफुल सब्सटेंसेस थ्रू द कॉम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शन, बस इतनी सी चीज नोट करनी है। फिर अगेन यहाँ पर अगेन यहाँ से किडनी किडनी से रिलेटेड चीजें हैं, ठीक है। येलो कलर ऑफ ह्यूमन यूरिन, जो भी एक्सक्रीटरी सिस्टम से जो भी रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो सारे आप यहाँ पर नोट कर लोगे। यू कैन ज्वाइन अगेन। ठीक, अगेन एक्सक्रीटरी सिस्टम यहाँ पर हमने लिख लिया, रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ अल्कोहल थ्रू कॉम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शन। अब मेरे को लग रहा था कि मैं ये भूल जाऊंगा तो मैंने पूरी लाइन लिख ली, ठीक है। नॉट लंग्स, नॉट किडनीज, नॉट हार्ट, मैंने ये भी लिख लिया कि मैं ये भी ना कंफ्यूज हो जाऊँ एग्जाम में जब मैं बना रहा था। अब तो चीज़ें याद हो गई हैं, बट जब मैं कर रहा था तो मुझे कन्फ्यूजन था, तो मैंने इस चीज़ को नोट कर लिया था कि लंग्स अगर ऑप्शन होगा तो नहीं है ना। फिर इसी तरीके से हेल्दी ह्यूमन में 1.5 लीटर यूरिन पर 24 आवर्स। अब इसके जो भी कंपोनेंट्स हैं, पिगमेंट क्या है, येलो कलर ड्यू टू रीनल आर्टरी क्या है, डायलिसिस क्या है ना, इस तरीके से जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जैसे किडनी है ना, नेचुरल फिल्टर ऑफ ब्लड है ना, रिमूव्स वाटर सॉल्युबल वेस्ट सच एज यूरिया एंड NH3 अमोनिया, है ना, यूरिया अमोनिया ना। यूरिया का फॉर्मूला भी एक बार पूछा हुआ है ना, इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, पूछा हुआ है बीपीएससी ने, यूरिया के कौन कौन। तो जब आप ऐसी चीजें पढ़ रहे हो ना, यूरिया क्या होता है, 2 मिनट गूगल पर करके देख लिया, उसका फॉर्मूला देख लिया, ये आपको कोई बताने नहीं आएगा ना। यू हैव टू बी वेरी क्यूरियस अबाउट दीज थिंग्स, आपको बहुत क्यूरियस रहना पड़ेगा, खुद से भी थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा सर्च करके आपको पढ़ते रहना पड़ेगा ना। क्लियर। सो ये हमने देखा कि घटना चक्र के नोट्स कैसे शॉर्ट 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 बनाए ना। ये लगभग, ये मैं आपको 2-3 पेज दिखा रहा हूँ, और इस ये 3 पेज में कम से कम मैं कहूँ तो कम से कम 30-40 पेज का नोट्स है जो घटना चक्र की किताब है। अगर आपने 40 पन्ना सॉल्व कर लिया है तो ये लगभग आपको मुश्किल से 4 पेज में कवर हो जाएगा। तो दिस विल बी वेरी इजी फॉर रिविजन। अब जैसे ये इंसुलिन है ना, इंसुलिन के बारे में बहुत सारे फैक्ट्स दिए होते हैं, बीटा सेल्स ऑफ आइसोलेट्स ऑफ लैंगरेंस, ये इस तरीके से सॉल्यूशन में दिया हुआ था, मैंने इसको नोट किया। एंड दिस वाज एग्जैक्टली आस्क्ड इन यूपीपीसीएस 2024, है ना। अगर आप यूपीपीसीएस 24 का पेपर देखोगे, दिस वाज एग्जैक्टली आस्क्ड। पहले किसी और फॉर्मेट में पूछा था इंसुलिन के बारे में, बट अभी उन्होंने सॉल्यूशन से उठा के क्वेश्चन पूछ लिया। मेरे लिए तो, अगर मैं एग्जाम में करके, अगर मैंने ये सॉल्व करके जा रहा हूँ, तो मेरे लिए तो ये इजी क्वेश्चन है ना। फॉर समवन एल्स इट विल बी वेरी डिफिकल्ट, वो कहेंगे कहाँ से आ गया क्वेश्चन, है ना। बट समवन हु इज सॉल्विंग वेरी डेडिकेटेडली एंड फोकस्ड, ही विल बी एबल टू सॉल्व, है ना। उसके लिए इजी होगा क्वेश्चन, उसके लिए 5 सेकंड का क्वेश्चन होगा इफ यू नो द फैक्ट। सो ये फायदा होता है थोड़ा सा। क्लियर। अब यहाँ पर जल्दी से हम लोग थोड़ा सा हिस्ट्री वाला पोर्शन देख लेते हैं। ये मैंने नोट्स, ये थोड़े डिजिटल नोट्स हैं मेरे, ये स्पेक्ट्रम के नोट्स हैं, ठीक है। स्पेक्ट्रम के नोट्स जो मैंने आपको 60 पन्ने का PDF दिया हुआ है ना, जो किसी के नोट्स हैं जो मैंने शेयर किया हुआ है, यू कैन फॉलो दैट नोट्स, दैट इज ऑल्सो गुड। और अगर आपने अपना स्पेक्ट्रम का नोट्स बनाया है, तो उसमें भी कैसे हम वैल्यू एडिशन करेंगे घटना चक्र के नोट से, दैट आई एम टेलिंग। एक तो हो गया प्लेन घटना चक्र का नोट्स बनाना, जैसे साइंस में बना रहे हैं प्लेन घटना चक्र, बिकॉज वहां पर एनसीईआरटी से कोई लेना देना है नहीं उसका, है ना, स्पेसिफिक चैप्टर्स का। तो हम वहां पर स्टैंड अलोन अलग से बनाएंगे साइंस के घटना चक्र के नोट्स। बट अगर हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो हिस्ट्री मोस्ट ऑफ द पीपल, उनके पास पहले से कोई ना कोई नोट्स होता ही होता है ना, कोई क्लास किया है ना, या स्पेक्ट्रम पढ़ा है, या उसके नोट्स बना रहे हैं। तो आई एम जस्ट टेलिंग कि उसके नोट्स में हम वैल्यू एडिशन कैसे करेंगे जो घटना चक्र के क्वेश्चन है। तो घटना चक्र में भी वैसे ही चैप्टर होगा आपका एजुकेशन से रिलेटेड, तो वहां से जो भी फैक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं वो आप एक साइड में मार्जिन, अपना जो मेन नोट्स है उसके मार्जिन क्रिएट कर लें, या एक तो A4 शीट लेके बैठे हैं, एजुकेशन से रिलेटेड जो भी फैक्ट्स आ रहे हैं वहां पर हम
एजुकेशन से रिलेटेड फैक्ट्स को वहीं पे मेंशन करते रहेंगे। और या जो भी फैक्ट्स पहले से यहाँ पर दिए हुए हैं या जो आपके पहले से हैं वहां पर आप स्टार मार्क कर लो कि ये इंपॉर्टेंट है ना। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये यूपीएससी के प्रीलिम्स में पूछा है, ठीक है, कि ये कैलकाटा मदरसा हु स्टार्टेड, है ना, वॉरेन हेस्टिंग्स। संस्कृत कॉलेज एट बनारस वाज स्टार्टेड बाय जोनाथन डंकन, है ना। फोर्ट विलियम कॉलेज वाज स्टार्टेड बाय रिचर्ड वेलेस्ली, ठीक है। ये भी ये तीन फैक्ट्स मिला के यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, 2017 या 18 में पूछा हुआ है। आप वापस से पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे तो आपको दिख जाएगा। जब हम घटना चक्र सॉल्व कर रहे हैं तो मेरे पास ये तीन फैक्ट्स पहले से लिखे हुए हैं, तो मैं इसको नहीं लिखूंगा। अगर मेरे को कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट लिखना होगा तो मैं उसको कैसे लिख लूंगा, जैसे यहाँ पर ये, ठीक है। जो मुझे एक्स्ट्रा फैक्ट मिला था वो क्या मिला था कि वॉरेन हेस्टिंग्स कौन था, कैलकाटा मदरसा स्टैब्लिश किया था। लेकिन अब यहाँ पर एक एक्स्ट्रा फैक्ट क्या मिल गया, शोड कीन इंटरेस्ट इन स्प्रेडिंग ओरिएंटल एजुकेशन। तो वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में क्या पता चला कि ही वॉज एन ओरिएंटलिस्ट, मतलब ये जो हमारी इंडिजीनियस नॉलेज सिस्टम था, है ना, जो हमारी इंडिजीनियस ये गीता थी और जो हमारा उपनिषद था, है ना, या जो हमारा मुस्लिम ट्रेडिशंस था, वो इसका उस पर फोकस था कि लोकल कल्चर को कैसे हम यूज करें एडमिनिस्ट्रेशन में, या उनको भी कैसे हम एक्सपैंड करें उनका एजुकेशन, ओरिएंटल एजुकेशन की तरफ इसका रुझान था वॉरेन हेस्टिंग्स का। अगर आप वापस से जाके पीवाईक्यू अभी सॉल्व करोगे आपको दिखेगा कि 2021 या 22 में इस तरीके का एक क्वेश्चन पूछा हुआ है जिसमें वॉरेन हेस्टिंग्स के लाइक इट वाज लाइक क्वेश्चन वो कुछ ऐसा था कि वॉरेन हेस्टिंग्स वाज वेरी इंटरेस्टेड इन ओरिएंटल एजुकेशन एंड वो उसने अपना पोस्ट छोड़ दिया था किसी पर्टिकुलर रीजन की वजह से, है ना। दैट वाज अ क्वेश्चन। तो यहाँ से आपको एलिमिनेट करने का मौका मिल जाएगा और यू विल गेट द क्वेश्चन राइट। अल्टीमेटली हमारा टारगेट क्या है कि हम क्वेश्चन सही करके आ जाए वहां पर, ठीक है। सिमिलरली फोर्ट विलियम कॉलेज, यहाँ पर मुझे एक एक्स्ट्रा फैक्ट मिला, क्लोज इन 1802, है ना। अब बेसिकली ये शॉर्ट नोट्स हैं, ठीक है। चार्टर्ड एक्ट आया, जो भी ना, जो भी सिस्टमैटिकली है यहाँ पर सब कुछ मेंशन, जो भी मेरे नोट्स हैं वो यहाँ पर सब कुछ सिस्टमैटिकली मेंशन है ना। ओरिएंटलिस्ट एंग्लिसिस्ट कंट्रोवर्सी क्या है, बिल्कुल कीवर्ड्स कीवर्ड्स में सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। मैकॉलेज मिनट क्या है, बेंटिक्ट क्लियर्ड द रेजोल्यूशन, है ना। मैकॉले मैकॉले किसके लिए गया, एंग्लिसिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू, ऊपर जो कंट्रोवर्सी हुई थी उसमें एंग्लिसिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू के लिए गया, ठीक है। उसका व्यू क्या था, लिमिटेड गवर्नमेंट रिसोर्सेज वर टू बी डिवोटेड टू द टीचिंग ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड लिटरेचर थ्रू इंग्लिश मीडियम अलोन। जो मैकॉले मिनट का या जो मैकॉले का जो वो था पॉइंट ऑफ व्यू था एंग्लिसिस्ट की तरफ जाने का, वो सिंपल सा दो लाइन में मैंने यहाँ पर लिख दिया। मैकॉले क्या हेल्ड करता था, इंडियन लर्निंग वॉज इंफीरियर टू यूरोपियन लर्निंग, तो मैकॉले का ये मानना था, है ना। सिंपल, कोई भी मतलब बिल्कुल कीवर्ड कीवर्ड लिखा है मैंने, ठीक है। 10, अब मैकॉले का ये आने के बाद क्या हो गया, मास एजुकेशन का निगलेक्ट, तो ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि इम्पैक्ट क्या पड़ा, है ना। उसके बाद प्लान कौन सा आया, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, ठीक है, उसमें जो भी फैक्ट्स हैं। अब मेरे को कुछ एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा चीजें मिल जाती थी तो मैं यहाँ पर साइड में नोट कर ले रहा हूँ। सिमिलरली वुड्स डिस्पैच, ठीक है, नोन एज मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश ना, टू डलहौजी मैग्ना वुड डिस्पैच कहाँ से आया देखो। वुड्स डिस्पैच तो पढ़ते हैं, आगे का नाम नहीं पढ़ते, चार्ल्स नाम था, ठीक है। कौन था ये, प्रेसिडेंट ऑफ बैंक ऑफ डायरेक्टर्स ईस्ट इंडिया कंपनी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ईस्ट इंडिया कंपनी। वुड कौन था, चार्ल्स वुड कौन था, प्रेसिडेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ईस्ट इंडिया कंपनी, है ना। डिस्पैच किसको भेजा इसने, डलहौजी जो गवर्नर जनरल था। ये वुड डिस्पैच कहाँ से आया, ये इंग्लैंड से आया था। इंग्लैंड में किसने भेज किसने किसके किसने बनाया था, ये चार्ल्स वुड ने बनाया था, जो प्रेसिडेंट था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आप कब पढ़ोगे, जब आप बेसिकली वो जो एक्ट्स पढ़ते हो ना, वहां पर आपको दिख जाएगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और उसका वो क्या था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का बेसिकली पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, एक तो पॉलिटिकल वो था और दूसरा क्या कहते हैं, मेरे को याद नहीं आ रहा अभी, क्या था भरत, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था और कौन सा था एक, समथिंग, दो दो था, एक उसका पॉलिटिकल विंग था और एक उसका कमर्शियल विंग था, ठीक है। तो यू विल गेट टू नो दोस थिंग्स व्हेन यू विल रिवाइज योर मतलब हिस्ट्री, जब आप रिवाइज करोगे। या वुड डिस्पैच के बारे में जो भी मुझे एक्स्ट्रा फैक्ट्स मिले मैंने यहाँ लिख लिया। डॉक्यूमेंट है ना, फर्स्ट ये डॉक्यूमेंट क्या था, फर्स्ट कम्प्रिहेंसिव प्लान फॉर स्प्रेड ऑफ एजुकेशन। तो इस तरीके से मैंने यहाँ जो भी फैक्ट, देखो ये वुड्स डिस्पैच के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, है ना, वन लाइनर फॉर्म में लिखा। अब आप देखोगे 69 के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है वुड डिस्पैच के बारे में, तीन स्टेटमेंट बना के। समवन हु हैज डन दिस, इतना इतना अगर उसने हार्ड वर्क कर लिया है, अपने नोट्स बना लिए हैं उसने, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उसका मिस ही नहीं हो सकता क्वेश्चन, भले कितना भी टफ रहे, क्वेश्चन वहीं से आ रहा है, ठीक है। सिमिलरली
ये 4 से 5 पन्ने में मैंने पूरा एजुकेशन में जितना भी फैक्ट है, जितना भी कंसेप्ट है, सब कुछ यहाँ पर नोट कर लिया। तो इस तरीके से आपको क्या करना है अपने एनसीईआरटी, ये सॉरी, इस तरीके से आपको अपने घटना चक्र के नोट्स बनाना है, या अगर आप लाइक स्पेक्ट्रम से भी नोट्स बना रहे हो तो यू कैन यूज एंड मेक नोट्स लाइक दिस। सो दिस वाज ऑल, है ना। थैंक यू। होप दिस सेशन हैज हेल्प्ड यू, है ना, इन अंडरस्टैंडिंग हाउ टू मेक नोट्स। बिकॉज ये चीज़ें कोई बताता नहीं है कि नोट्स कैसे बनाए ना, नोट्स बनाना भी एक स्किल है। नोट मेकिंग इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ स्किल, है ना, वेर यू आइडेंटिफाई कि आपको क्या इंपॉर्टेंट है और क्या चीज़ सिर्फ आपको नोट डाउन करनी है। नोट्स आपके अपने लिए होने चाहिए, है ना, किसी को समझ में आए ना आए उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो बेसिकली हमने यहाँ पर सारी कंपोनेंट्स को कवर कर लिया ना।